अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम थ्योरी ऑफ सिमेंटिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि लिंग्विस्टिक का एक टॉपिक है। सिमेंटिक दरअसल मीनिंग्स की अंडरस्टैंडिंग को कहा जाता है और थ्योरी ऑफ सिमेंटिक के अंदर बेसिकली हम 2 से 3 वीडियोस बनाएंगे और ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, जिसके अंदर हम उन 10 एस्पेक्ट्स को देखेंगे जो कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और इन 10 एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हुए, इनको माइंड में रखते हुए किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसके सेंटेंस के मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। Semantics is the systematic study of meaning in language. Linguist semantics focuses on how language organize and express meaning. It explores how the language system works. Sometimes listeners may find it difficult to understand what the speaker means. लैंग्वेज के अंदर जितना भी मीनिंग के बारे में काम किया जाता है वो सिमेंटिक फील्ड के अंदर ही किया जाता है। यानी सिमेंटिक लिंग्विस्टिक की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम देखते हैं कि लैंग्वेज किस तरह से ऑर्गेनाइज होती है और किस तरह से ये मीनिंगफुल जो मैसेज है वो कन्वे करती है। सम टाइम लिसनर को इनके मीनिंग ग्रैब करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से हम देखें तो मीनिंग थोड़े से चेंज होते रहते हैं। सम टाइम कोई फिजिकल जो चीज़ होती है उनको हम आसानी से देख सकते हैं, यानी अगर कोई एप्पल है, चेयर है, टेबल है, इन चीज़ों को हम फिजिकल देख सकते हैं तो हम इनके मीनिंग्स भी जल्दी से ग्रैब कर लेते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ मीनिंग ऐसे होते हैं जो कि फिजिकल नहीं होते, सिर्फ हमारे जो कंसेप्ट में होते हैं, जिस तरह से हमारी फीलिंग्स होगी, प्यार, मोहब्बत, नफ़रत, ये सारी जो फीलिंग्स हो गई, इस तरह के जो मीनिंग्स होते हैं सम टाइम उन्हें अंडरस्टैंड करने में हमें मसला होता है। या मे बी अगर किसी के माइंड में कुछ मीनिंग्स होंगे तो दूसरे के माइंड में मे बी थोड़े से डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। ये कंसेप्शनल मीनिंग हो सकते हैं कि एक के माइंड में डिफरेंट मीनिंग हो और दूसरे के माइंड में थोड़े से उससे डिफरेंट मीनिंग्स हों। According to Joel, semantic is the study of meaning of words, phrases, and sentences. Semantics analysis always tries to focus on what words conventionally means in a particular context. Joel के मुताबिक semantic एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम ना सिर्फ वर्ड्स, फ्रेजेस बल्कि सेंटेंसेस के मीनिंग्स को देखते हैं कि ये किस तरह से मीनिंग्स अपना कन्वे कर, और इसके अलावा ये है कि इसका लेक्सिकल मीनिंग क्या है और इसका कन्वेंशनल मीनिंग क्या है। यानी एक सेंटेंस जब बोला जाए तो ज़रूरी है कि उसमें जो वर्ड्स यूज़ किए जाएं वो भी मीनिंगफुल हों। इसके अलावा जो सेंटेंस प्रोड्यूस किया जाए वो ना सिर्फ ग्रामेटिकली ठीक हो बल्कि सिमेंटिकली भी ठीक हो, यानी उसकी एक सेंस भी बनती हो। जिस तरह से है कलरफुल ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली। अब ये अगर सेंटेंस देखा जाए तो ये सेंटेंस जो सा है वो ग्रामेटिकली तो ठीक है, लेकिन सिमेंटिकली जो सा है ये गलत है। मीनिंग के लिहाज से ये सेंटेंस गलत है कि जितने भी सेंटेंस के अंदर वर्ड्स, फ्रेजेस यूज़ होते हैं उन वो सारे जो से हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ और ग्रामेटिकल ऑर्डर के तहत यूज़ होने चाहिए। इन सब का चेक एंड बैलेंस सिमेंटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। Charles notes that speakers have an implicit understanding of what is meaningful in their language, and this can be demonstrated. There are 10 aspects of any speaker's semantic knowledge. These aspects help in understanding how meaning is structured in language. चार्लिस के मुताबिक ये 10 एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें किसी भी लैंग्वेज के मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए माइंड में रखा जाता है, और इन्हीं के मुताबिक जो से है वो सेंटेंस का मीनिंग अखज़ किया जाता है। तो फर्स्ट एक्सपेक्ट है anomalous या anomaly. An anomaly refers to something that doesn't fit the usual pattern of expectation. For instance, in language, it's when a sentence doesn't make sense or it's grammatical incorrect based on the rules of that language. For example, the picture laughed. This is an anomaly in English because picture doesn't have the ability to laugh, and so it doesn't make sense in the context of the language grammar
ग्रामर एंड सिमेंटिक्स। एनॉमली या एनॉमलस जिसे हम कहते हैं उसमें देखा जाता है कि जो सेंटेंस प्रोड्यूस किया जाए तो वो ज़रूरी है कि वो ग्रामेटिकली भी ठीक हो और एक सेंस बनाता हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह से एक एग्जांपल है द पिक्चर लॉफ। पिक्चर लॉफ इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस तो ग्रामेटिकली ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेमेंटिकली ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये एक प्रॉपर मीनिंग हमें कन्वे नहीं कर रहा। तो एनॉमलस या एनोमी के अंदर हम ये देखते हैं कि एक सेंटेंस है वो ना सिर्फ ग्रामेटिकल करेक्ट हो बल्कि एक प्रॉपर सेंस भी कन्वे करे। Second point is paraphrases. It is a speakers of language generally who agrees as to when two sentences have essentially the same meaning and when they do not. For example, Donny is more fat than Dika. Next sentence is Dika is more thin than Donny. Sentences that makes equivalent statements about the same entities. पैराफ्रेजेस का मतलब ये है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वर्ड्स तो डिफरेंट यूज़ किए जा रहे हैं लेकिन जो सेंटेंस बोले जा रहे हैं उनके मीनिंग सेम हो। जिस तरह से हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंसेस के अंदर यही बताया गया है कि डोनी जोन सा है वो मोटा है एज कम्पेयर टू डीका। दोनों सेंटेंसेस के अंदर वर्ड्स डिफरेंट हैं लेकिन हमें मीनिंग एक ही कन्वे किया गया है, यानी कान को आप राइट साइड से पकड़ें या लेफ्ट साइड से पकड़ें मतलब एक ही होता है। तो पैराफ्रेजेस का मतलब ये होता है कि जिसमें वर्ड्स तो डिफरेंट बोले जाए लेकिन जो मीनिंग वो कन्वे करें वो सेम मीनिंग्स हों। Next point is synonymy. It is speakers who generally agree when two words have essentially the same meanings in a given context. For example, this novel portrays angry's author. The meaning of describes and portrays is same. Words that have the same sense in a given context. सिनोनिमी के अंदर देखा जाए तो वर्ड्स जो हैं वो सेम मीनिंग रखते हैं, जिस तरह से अल्फाज मुतरादिफ होते हैं यानी सेम मीनिंग रखने वाले होते हैं, यानी ऐसे वर्ड जो कि सेम मीनिंग रखे। जिस तरह से इस एग्जांपल के अंदर डिस्क्राइब और पोर्ट्रे दोनों के सेम ही मीनिंग है। पैराथेसिस के अंदर हम जो सेंटेंस है उसकी सेंस को देखते हैं, जबकि सिनोनिमी के अंदर हम वर्ड्स को देखते हैं जो कि सेम मीनिंग्स रखते हैं। नंबर 4 पॉइंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब है मुतरादिफ है। इस तरह से सिनोनिमी के अंदर हमने देखा था कि वर्ड्स उनसे एक जैसे मीनिंग्स रखते हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी के अंदर हम ये देखते हैं जो सेंटेंस है हमारा वो ऑपोजिट मीनिंग रखता है, यानी अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा। It is speakers recognize when the meaning of one sentence contradicts another sentence. For example, Ronnie is a doctor. Ronnie is a poor man. Sentence above the same person, but two of them are related in such a way that one is true, the other must be false. यानी अगर रोनी डॉक्टर है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो गरीब आदमी नहीं होगा, तो दूसरा ऑटोमेटिकली गलत होगा सेंटेंस, और अगर रोनी पुअर मैन है तो ऑब्वियसली वो फिर डॉक्टर नहीं होगा। Next word is antonymy. It is speakers generally agree when the two words have opposite meaning in a given context. For example, Benny tries to make Eddie sad to be happy. The two words that make opposite statements about the same subject. Two words that make positive statements about the same subject. यानी sad और happy जो हैं दोनों opposite emotions हैं और ये किसके emotions को बता रहे हैं? Andy के। Next point is semantic feature. It is synonyms and antonyms have to have some common elements to be representative, the same or different. For example, street, land, road, path, house, avenue. अब इस एग्जाम्पल के अंदर हम देखें तो स्ट्रीट, लैंड, रोड, पाथ, एवेन्यू, हाउस, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कहीं ना रिजेंबल करते हैं, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं लिंक करते हैं। जिस तरह से अगर हम सपोज किसी समंदर को डिस्क्राइब करते हैं तो हम उसके साथ क्या करेंगे, उसके साथ बहुत से जो वर्ड्स हैं वो लिंक करते हैं, जिस तरह से ब्लू, सी, वाटर, बोट्स, शिप्स। जब भी हम इस तरह का कोई सीन बनाएंगे तो इन वर्ड्स को जरूर यूज करेंगे। इसी तरह अगर हम जंगल को डिस्क्राइब करते हैं तो जंगल के अंदर हम जो से हैं ट्रीज को, एनिमल्स को, रिप्टाइल्स, तब इन सारी चीजों को हम मेंशन करेंगे कि ये सारी चीजें किसी न किसी तरह जंगल के साथ लिंक करती हैं। नंबर 7 पॉइंट इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब है कि जिसमें इबहामपन हो, क्लियरपन ना हो। इट इज सम सेंटेंसेस हैव डबल मीनिंग्स, दे कैन बी इंटरप्रेटेड इन टू वेज। फॉर एग्जांपल, father or mother cook cake with Soraya. A meaning of a sentence has double. First meaning is father with Sophia cooked cake. Second meaning is mother with Sophia cooked cake.
यानी हमें यहाँ पे क्लियर तौर पे नहीं पता चल रहा कि किसके साथ सोफ़िया ने केक बनाया। इधर इसके फादर ने सोफ़िया के साथ मिलकर केक बनाया या इसकी मदर ने। यहाँ पे थोड़ा सा इबहमपन है, यानी एम्बिगुअस है। Okay, next point is adjacency pair. AJ speakers know how language is used when people interact. For example, when did you last see my sister? 10 minutes ago. Last Tuesday. Very nice. Around noun. I think it was on the 1st of August. If a person asks a question or make a remark, there are various possible answers to question or replies one might make to remark. Adjacency का मतलब है कि जब एक इंसान को अच्छे से जुबान को यूज करना आएगा तो वो एक क्वेश्चन का कई तरीके से जवाब दे सकता है, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि उसको किस तरह से वो डिस्क्राइब कर सकता है अपनी बात को। ज़ुबान को अच्छे से यूज़ करने का मतलब ये है कि उसके पास वोकैबुलरी ज़्यादा होगी, उसको टेंस अच्छे से यूज़ करने आएंगे और किस तरह से और कौन से टाइम पे टेंसेस यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें जब उसे अच्छे से समझ होंगी तो वो एक बात को कई तरीके से बता सकता है, एक क्वेश्चन का आंसर वो कई तरीक़ों से दे सकता है। And 10 point is presuppose. It is speakers who knows that the message conveyed in one sentence may presuppose other pieces of knowledge. Bonnie usually goes to school by bus. Bonnie is a student. Bonnie knows how to go to school. If statement A is accepted as true, B and C must be accepted as true. यानी अगर हम यूँ बात करते हैं कि बॉनी जोन सा है वो डेली स्कूल जाता है और बस के ज़रिए से जाता है, तो वो स्कूल जाता है तो ज़ाहिर सी बात है वो स्टूडेंट होगा, और दूसरा ये कि वो बस के ज़रिए से जाता है तो वो जानता है कि उसने किस तरह से स्कूल जाना है। तो इस तरह से अगर हम एक सेंटेंस को करेक्ट कंसीडर करते हैं, ट्रू कंसीडर करते हैं, ऑटोमेटिकली हम इन दोनों सेंटेंस को भी करेक्ट जानने लगेंगे, क्योंकि किसी न किसी तरह ये दोनों सेंटेंस पहले सेंटेंस के साथ लिंक कर रहे हैं। सिमेंटिक थ्योरी के अंदर जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो है It is speakers are aware that two statements may be related in such a way that if one is true, the other must true. For example, there are tulips in the garden. There are flowers in the garden. Amusing that tulip and flowers are about the same garden. The truth is tulips entail the truth of flowers. इसमें ये देखा जाता है कि जब एक स्टेटमेंट के अंदर एक वर्ड दूसरे वर्ड के रिलेटेड हो, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से है कि गार्डन में फूल है, अगर वो गार्डन में, और इसी तरह अगर कहा जाए कि गार्डन में फूल है या कहा जाए कि गार्डन के अंदर ट्यूलिप्स फूल हैं, यहाँ पे देखा जाता है जब दो स्टेटमेंट्स दी जाएं और दोनों स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए जाएं लेकिन वो वर्ड्स एक दूसरे को रिलेट कर रहे हो, तो ऐसी सूरत में दोनों जो स्टेटमेंट है वो ट्रू साबित होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहती हूँ कि बाग में बहुत से फूल हैं, और या मैं यूँ कहती हूँ कि बाग में बहुत से ट्यूलिप के फूल हैं, तो अगर मैं उसी गार्डन की बात कर रही हूँ जहाँ पे ट्यूलिप फूल है तो इसका ये मतलब होगा कि ये स्टेटमेंट दोनों सूरतों में ट्रू होगी। अगर मैं ये कहती हूँ कि बाग में ट्यूलिप्स हैं या मैं ये कहती हूँ कि बाग में फूल हैं, क्योंकि ट्यूलिप भी तो फूल ही हैं, तो दोनों सूरतों में ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो ट्रू साबित होंगी। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने सिमेंटिक थ्योरी को डिस्कस किया। हमने देखा कि किस तरह से जो अल्फाज हैं उनके मीनिंग्स एक लैंग्वेज के अंदर कितने इंपॉर्टेंस होते हैं और किस तरह से एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। और इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम मीनिंग्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम एम्बिग्विटी को डिस्कस करेंगे। एम्बिग्विटी को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है, इन सारे एस्पेक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।